नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबों के बीच में इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की क्लास को लेकर आया हूं, जो कि आपकी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज को आगे पुनः बढ़ाने के लिए आया हूं। तो आप लोग देख रहे हो, जैसा थंबनेल पर लिखा हुआ है कि आप लोगों की लगभग ये 14वीं क्लास है। ठीक है। और इस क्लास में और इसके बाद वाली क्लास में मुझे जहां तक लगता है कि एक दो क्लास और लेंगे, और आपका जो थर्ड सेमेस्टर का सिस्टम है, यानी सेकेंड ईयर में होता है ना, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, और सेकेंड ईयर में क्या होता है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर की क्लास से रिलेटेड जितने भी आपके लगभग क्वेश्चन हैं, वो इसकी इस क्लास और इसके अगले वाली क्लास में क्या हो जाएंगे, लगभग कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो आप लोगों की ये इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की क्लास है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, कि जिन मेरे भैया लोग को लगता है कि वो अपने एग्जाम्स को काफी बेहतर करना चाहते हैं, अपने तरफ से कुछ एफर्ट करना चाहते हैं, और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को क्या है भाई, आप लोग जो है कि गूगल पे जाओगे और एड्रेस बार में लिखोगे www.globalitea.org, और जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो आपको जैसे यहाँ पे पेज खुल के आया, वैसे ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे आएगा। और आप यहाँ से चाहते हो कि देख रहे हो लिखा हुआ ना, ITI निमी मॉक टेस्ट 2025 फ्री, यानी आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा, आप जो है कि टेस्ट यहाँ पे टेस्ट देना है तो आपको फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी जो है कि आपका चार्ज लगने वाला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ITI निमी क्वेश्चन पीडीएफ 2025 फ्री, यानी यहाँ निमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीडीएफ होते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, वो भी फ्री में डाउनलोड करना आपको होगा। यहाँ पे कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। ठीक है। अगला देखो, सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आपका रिजल्ट वगैरह यदि देखना हुआ, यहाँ पे लिखा है ना, ITI मार्कशीट रिजल्ट डाउनलोड डाउनलोड। तो यहाँ पे आपको जो है कि मार्कशीट वगैरह डाउनलोड करना होगा तो डायरेक्टली आप जा सकते हो, आपको दूसरे वेबसाइट पर जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये लिखा है ना, ITI सीबीटी एग्जाम पेपर, यानी प्रीवियस ईयर का पीडीएफ पेपर वगैरह मिल जाएगा। आपको मॉडल पेपर लोड करना, वो सब मिल जाएंगी। ठीक है। और यदि आपका जो एनसीबीटी बोर्ड है, यदि कोई नया अपडेट कुछ भी आपको करता है, तो वो सब सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब कुल मिला जुला के ये है मेरे भैया, कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे की सारी इंफॉर्मेशन ITI से रिलेटेड आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और वो भी फ्री में। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का चार्ज लगने वाला नहीं है। ठीक है। चलो भाई, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आपका जो है कि समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आपकी क्लास। और आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। देखो क्या है भाई पहला क्वेश्चन। व्हाट कंडीशन द लैंप्स बिकम डार्क इन डार्क लैंप मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर, यानी दो अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन में डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं। ठीक है। तो देखो, अभी मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि आपका एक जो है कि अल्टरनेटर का जो है कि चैप्टर चालू है, अल्टरनेटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो अल्टरनेटर के बारे में थोड़ा सा कल डिस्कस भी किया था। ठीक है। तो ये पैरेलल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैरेलल ऑपरेशन का मतलब ये कि जैसे एक अल्टरनेटर आप यूज कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, लेकिन क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है। तो लेकिन होता क्या है कि जैसे फिक्स होता है ना कि हाँ भैया इतना एमबीए का, इतना केवीए का आपका अल्टरनेटर है। ठीक है। तो उस कंडीशन में यदि आपकी लोड का डिमांड बढ़ गया, लोड का डिमांड बढ़ गया, तो भाई जब लोड का डिमांड बढ़ गया तो एक अल्टरनेटर की अपनी फिक्स क्षमता होती है, उससे ज्यादा तो वो एनर्जी आपको दे नहीं सकता। तो उससे ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक जो है कि दूसरा जो है अल्टरनेटर यूज करोगे, लगाओगे, और उसको जो है कि पैरेलल में कनेक्ट करोगे। तो पैरेलल में वही उसको कनेक्ट करना है, क्या कहलाता है आपका पैरेलल ऑपरेशन। क्या कहलाता है भाई, पैरेलल ऑपरेशन। तो उसको कनेक्ट करोगे जब, जैसे यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, वही आपकी बस बार है RYB। ठीक है। एक अल्टरनेटर ये ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, मैंने इसको 1 मान लिया, अल्टरनेटर नंबर 1 ये ऑलरेडी लगा हुआ था। ठीक है। तो लेकिन जब लोड की डिमांड बढ़ गई तो मैंने एक दूसरा अल्टरनेटर लगा दिया। ठीक है। ये हमारा बस बार है, मैंने दूसरा अल्टरनेटर लगा दिया। जब दूसरा आप अल्टरनेटर लगा दोगे मेरे भाई, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल ऑपरेशन। लेकिन पैरेलल ऑपरेशन की कुछ शर्तें होती हैं। क्या होता है भैया, पैरेलल ऑपरेशन के कुछ शर्त होते हैं। अब बोलो शर्त क्या होता है। शर्त ये होता है मेरे भाई, देखो शर्त ये होता है, जैसे पहला लिखा हुआ है, एक दिख रहा है भाई, चलो दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, चलो। हाँ।
पैरेलल ऑपरेशन के लिए शर्तें क्या होंगी, देखो पहला लिखा हुआ वोल्टेज, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर शुड बी इक्वल टू द बस बार वोल्टेज। यानी जो ये आपका बस बार का वोल्टेज जो भी होगा, इससे आपका आउटपुट वोल्टेज सपोज 3 फीट के लिए आता है 440, ये तो आता है 440 वोल्ट। तो वही बोल रहा है कि जो आपने जो ही अल्टरनेटर लगाया है उसका जो आउटपुट वोल्टेज ये जो देगा उसका वोल्टेज इस बस बार के वोल्टेज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये आपकी पैरेलल ऑपरेशन होने की, यानी दो अल्टरनेटर को पैरेलल में समांतर में जोड़ने का कंडीशन है। दूसरा क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर मस्ट बी मैच द बस बार फ्रीक्वेंसी। यानी जो आपने ये अल्टरनेटर लगाया है अलग से दूसरा वाला, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके, बस बार की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, बस बार की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है। ये जितना भी मैं कंडीशन बता रहा हूं ध्यान रखना, न जाने कितने एग्जाम्स में कई बार पूछ चुका है। ठीक है। थर्ड क्या है, फेज सीक्वेंस, द फेज सीक्वेंस ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर मस्ट बी आइडेंटिकल टू द बस बार फेज सीक्वेंस। यानी जो बस बार का फेज सीक्वेंस है वो, यानी ये आर, मैंने मान लिया आर है, ये वाई है, ये बी है, ठीक है। तो इसका फेज सीक्वेंस इसके फेज सीक्वेंस के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये सपोज दैट बी से कनेक्ट है, ये वाई से कनेक्ट है, ये आर से कनेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आर वाला वाई से या फिर वाई वाला बी से या फिर बी वाला आर से, जैसा उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। ये होता है फेज सीक्वेंस, ठीक है। और थर्ड क्या है, फेज एंगल, तो फेज एंगल ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर मस्ट बी इक्वल टू द बस बार फेज एंगल। यानी जो बस बार का फेज एंगल है वो जो है कि आपके अल्टरनेटर के फेज एंगल के इक्वल होना चाहिए। ये जो है कि चार आपके मस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि कंडीशन है पैरेलल ऑपरेशन होने के, दो से अधिक ट्रांसफार्मर को यदि आप समांतर में यूज कर रहे हो तो, ठीक है। तो अब ये चीजें होना चाहिए, ये चारों चीजें होना चाहिए। लेकिन आप ये चीजें होगा कब, आप कैसे पता करोगे कि हाँ कि जो मैंने जो है कि दो अल्टरनेटर को जो है कि पैरेलल में ऑपरेट किया है, तो ये दोनों जो है कि आपके अल्टरनेटर पैरेलल में है, ये कैसे पता करोगे। इसके पता करने के भाई दो तीन विधियां हैं। देखो, एक विधि होती है आपकी डार्क लैंप मेथड। डार्क लैंप मेथड मतलब ये होता है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक जो है कि फेज आर होगा, ये वाई हो गया, सपोज दैट ये बी हो गया, इन सबके फेज में मैंने पैरेलल में दो दो जो है कि लैंप लगा दिया। इसमें L5 L6 L3 L4 L1 और L2 मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो ये मैंने बल्ब लगा दिया। ये एक विधि होती है डार्क लैंप मेथड। एक विधि होती है टू डार्क एंड वन ब्राइट मेथड। एक विधि होती है सिंक्रोनोस्कोप मेथड। तो सिंक्रोनोस्कोप मेथड जो होता है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यूज करने से डायरेक्टली पता चल जाता है कि आपकी जो कि आपने अल्टरनेटर यूज किया है वो पहले वाले के अल्टरनेटर की तुलना में, मतलब जो है कि क्या बोलते हैं उसको, सिंक्रोनाइजिंग में है या फिर फेज सीक्वेंस में बिल्कुल ओके है या फिर नहीं है। तो वो सिंक्रोनस को बताता है। लेकिन जब आप जो है कि थ्री डार्क लैंप ना, थ्री डार्क लैंप मेथड आप जब यूज करते हो तो ये आपकी संरचना होती है। जब आप टू डार्क लैंप मेथड यूज करते हो तो भी ये संरचना होती है, यानी यही चित्र यूज किया जाता है, थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है। टू डार्क एंड वन ब्राइट मेथड, ठीक है भाई, ये होता है। तो अब आपको पता कैसे होगा कि भाई ये सही है। तो देखो, जो थ्री डार्क लैंप मेथड है, तो इसमें पहला कंडीशन ये है कि अगर अगर आपने जो है कि दोनों को पैरेलल ऑपरेट करा रहे हो, तो जो ये दोनों बल्ब है, ये दोनों बल्ब है, ये दोनों बल्ब है, यदि 6 के 6 बल्ब एक साथ जो है कि जलते हैं और बुझते हैं, 6 के 6 बल्ब एक साथ जलते हैं और एक साथ बुझते हैं, इसका मतलब यह है कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। अब इसका मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, क्या मैंने अभी नहीं बताया कि फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, या फिर इसको बोल सकते हो कि बस बार की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी जब दोनों एक साथ जलेंगे बुझेंगे तो फ्रीक्वेंसी अलग हो गई। अब फ्रीक्वेंसी अलग हुई तो सही करने के लिए आप क्या करोगे,
सही करने के लिए मेरे भैया आप उसको कुछ नहीं करोगे, आपको पता है कि NS इक्वल टू 120 F अपान P, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आप लिख सकते हो P इंटू N बटे 120। अब पोल की संख्या तो फिक्स होती है, आप बोलोगे जी सर पोल की संख्या फिक्स होती है, लेकिन जो N मान N का मतलब क्या होता है, स्पीड यानी प्राइम मूवर की जो स्पीड होती है जिससे आप रोटर को घुमाते हो, क्या उसको आप चेंज नहीं कर सकते? आप बोलोगे सर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आज आप स्पीड को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि जो है कि तब ये दोनों बल्ब एक साथ जले, ये दोनों बुझे रहे, फिर ये जले ये दोनों बुझे रहे, फिर ये जले ये दोनों बुझे रहे, जब ऐसी कंडीशन हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका फेज सीक्वेंस भी गड़बड़ है और फ्रीक्वेंसी भी गड़बड़ है। फेज सीक्वेंस भी गड़बड़ है और फ्रीक्वेंसी भी गड़बड़ है, तो फ्रीक्वेंसी इस विधि से सही कर लोगे, लेकिन फेज सीक्वेंस कैसे सही करोगे? फेज सीक्वेंस सही करने के लिए मेरे भाई जो आपने ऐसा, जब ये कंडीशन होती है कि हाँ एक एक ये जलता है फिर ये दोनों बुझे रहते हैं, फिर ये दोनों जलता है फिर ये चारों बुझे रहते हैं, फिर ये दोनों जलता है ये चारों बुझे रहते हैं, ये बताता है कि फेज सीक्वेंस गड़बड़ है। उसके लिए क्या करोगे आप, जो है कि तार के लीड को उल्टा करके कनेक्ट करोगे, और जब फेज सीक्वेंस आपका सही हो जाएगा तब सबके सब जो है क्या हो जाएंगे, एक तरफ से बुझ जाएंगे। तो वो सही कंडीशन बताता है आपकी कि हाँ जो है कि फेज सीक्वेंस में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि थ्री डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाता है, तो वही तो मैं बताया हूं कि भाई उस कंडीशन में बुझ जाता है कि जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सब क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या भाई? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। मैं अब ये एमसीक्यू की क्लास है तो मैं शॉर्ट में जो है कि बताने की कोशिश किया हूँ। डिटेल में आपको जानना है काफी बेहतर तरीके से अल्टरनेटर वगैरह मोटर के बारे में, तो आप क्या करोगे भाई, ग्लोबल ITI का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उसमें जो है कि कोर्सेस होंगे, बहुत नहीं मुश्किल से 450-500 के कोर्सेज आते हैं, उसमें सारे जो है कि आपको जो है कि टोटली जो है कि पूरा थ्योरी कंप्लीट मिल जाएगा और सारे बिल्कुल डिटेल में अध्ययन कर सकते हो। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। देखो, हाउ टू कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन द अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की भरपाई कौन करता है? एक बात ध्यान दो, मैं आपको बताया था ये डीसी मोटर से ही आप लोग जनरेटर से ही समझते सुनते आ रहे हो कि जब आप जो है कि फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई दोगे तो फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स जनरेट होगा, उसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो और वही ईएमएफ के कारण जो है कि आपके रोटर में भी लिंक होगा, उसमें भी फ्लक्स जनरेट होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। इसका मतलब यह है कि जो फील्ड फ्लक्स का अपोज करता है आर्मेचर फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स का अपोज करता है आर्मेचर फ्लक्स, और जिससे जो कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ लो हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो ये क्यों होता है? आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। ये क्यों होता है? आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। वहीं सेम टू सेम जो है कि आपका जो है कि कंडीशन किसमें लागू होता है? अल्टरनेटर में भी लागू होता है। किसमें होता है? अल्टरनेटर में भी लागू होता है। ठीक है, तो देखो, रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, ऐसा कुछ नहीं है, फील्ड एक्साइटेशन धारा को कम करना, यानी कम करोगे तब तो भाई और ज्यादा कम हो जाएगा। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करना है, यानी उसकी भरपाई करना है, तो हमको क्या करेंगे, फील्ड की जो फील्ड का यदि आप फील्ड के जो है कि फ्लक्स को बढ़ा दोगे तो भाई जो आपका आर्मेचर का फ्लक्स होगा वो कम हो जाएगा उसकी अपेक्षा, तो आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो हाई हो जाएगा, जिससे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है 4.44 Fn इंटू फाइव एम भी हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है। रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ा तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगा, और आप वही तो चाहते हो कि हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी वोल्टेज अधिक से अधिक मिले। ठीक है, तो क्यों ये कब होगा? जब आप फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ाओगे। तो दूसरा ऑप्शन तो बोल रहा है कि घटाने के लिए, तो गलत बात है। तीसरा देखो, इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, यानी फील्ड एक्साइटेशन की करंट को बढ़ाओगे तो, यानी फील्ड एक्साइटेशन करंट बढ़ाओगे तो फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो भाई आर्मेचर जो है कि आर्मेचर रिएक्शन को और जो है कि डीमैग्नेटाइज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनोस्कोप? मैं क्या आपको नहीं बताया अभी कि जब आप समांतर ऑपरेशन करते हो दो या दो से अधिक अल्टरनेटर्स का, तो जो है कि डार्क लैम्प मेथड, थ्री डार्क लैम्प मेथड, या फिर टू डार्क एंड वन ब्राइट लैम्प मेथड यूज करते हो, या फिर सिंक्रोनोस्कोप यूज करते हो। तो वो क्या बताता है? क्या मैं आपको नहीं बताया कि जो ये बताता है कि जो कि आपकी जो है कि पैरेलल ऑपरेशन में जो आप अल्टरनेटर लगाओ सही सीक्वेंस में है या फिर
नहीं है, सही सीक्वेंस में है या फिर नहीं है। यदि सही है तो वह जो है कि तुरंत आपको इंडिकेशन देता है कि हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो पहला क्या, एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज, ऐसा करने के लिए नहीं होता है। सेकेंड क्या, एडजस्ट द फेज सीक्वेंस, ऐसा नहीं है, ये एडजस्ट नहीं करता है, ये बताता है कि जो आपका फेज सीक्वेंस है मेरे भाई वो सही है कि नहीं है। एक करेक्ट फेज सीक्वेंस को ही बताता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। करेक्ट यानी सही फेज सीक्वेंस को बताने का कार्य करता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर गलत हो गया। थर्ड क्या, एडजस्ट सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट है इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंटेन फार पैरेलल, यानी समानता के लिए, यानी समांतर के लिए सही तुरंत संकेत दे, यानी जब आपका जो है कि पैरेलल ऑपरेशन सही हो रहा है यानी सही है, समानता में है, उस कंडीशन में आपको संकेत देता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या भाई, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर के जो रोटर को डीसी सप्लाई देने के उपकरण का क्या नाम है। क्या मैं भाई कल मैं थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि आपकी जो अल्टरनेटर होती है उस दो प्रकार, उसमें दो प्रकार के जो है कि रोटर यूज किए जाते हैं, एक सिलेंट पोल होता है और एक जो है कि सिलेंड्रिकल पोल होता है। मैं आपके सामने एक सिलेंट पोल रोटर को बनाया है। इसमें मैं ये भी बताया था मेरे भाई, इसमें जो जो स्टेटर है, स्टेटर पर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, मैं कल ये भी बताया था। और जो आपका रोटर होता है, ये रोटर है, और उस रोटर पे आपकी फील्ड वाइंडिंग की जाती है, मैं कल ये भी मेरे भाई लोग आप लोगों को बताया था। तो यही पूछ रहा है कि उस उपकरण को क्या बोलते हैं। तो भाई ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा जब इस रोटर को आप रोटेट करते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, तो मूव करने से थोड़ी कुछ होगा, मूव करने से थोड़ी कुछ होगा। ये यहाँ पे आपका जो है कि जो है कि आर्मेचर में कंडक्टर हो गए, और कंडक्टर आपको पता होगा ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ जब मोटर जनरेटर स्टार्ट हुआ था तब पहले बता चुका हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो है कि कंडक्टर होगा, और उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, यानी सापेक्ष गति होगी। तो एक आपका कंडक्टर हो गया, आपने घुमा दिया, गति हो गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आप रोटर पे डीसी सप्लाई देते हो, आप रोटर पे डीसी सप्लाई देते हो, जिसको आप एक्साइटर बोलते हो। क्या बोलते हो भैया, एक्साइटर बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, एक्साइटर बोलते हो। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अल्टरनेटर के रोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करने वाले उपकरण क्या बोलते हैं। आप बोलोगे सर एक्साइटर बोलते हैं। जो क्या काम करता है, पोल जनरेट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम होता है। एक चीज ध्यान रखना, जो डैम्पर वाइंडिंग होती है मेरे भाई, जो डैम्पर वाइंडिंग होती है वो सिर्फ सिलेंट पोल रोटर वाले मशीन में यूज की जाती है। सिलेंट पोल टाइप रोटर वाली मशीन में यूज किया जाता है। ठीक है, कभी भी डैम्पर जो वाइंडिंग होती है वो कभी भी सिलेंड्रिकल वाले में यूज नहीं होती है। तो ये सिलेंट का ही मैंने चित्र बनाया है, और इसमें आपके यहाँ पे यूज होती है डैम्पर वाइंडिंग, इसको आप पोल शू एक तरह से बोल सकते हो। डैम्पर वाइंडिंग पोल शू पे यूज किया जाता है। तो आप बोलो क्यों यूज किया जाता है मेरे भाई, कि चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, जब लोड चेंज होगा तो आप बोलोगे सर करंट चेंज होगा। जब लोड चेंज होगा तो करंट चेंज होगा मेरे भाई। जब करंट चेंज होगा इसका मतलब ये है कि अगर सपोज दैट मोटर होता उस पर लोड बढ़ जाता, लोड बढ़ जाता तो जैसे आप लोड बढ़ता तो उस कंडीशन में क्या होता, जो आप शाफ्ट है शाफ्ट की स्पीड घट जाती थोड़ा सा, लेकिन जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट ही रहता। तो रिलेटिव मोशन दोनों में हो जाता, रोटर और स्टेटर के बीच में रिलेटिव मोशन होता। और आपको पता है कि जैसे ही रिलेटिव मोशन उत्पन्न होगा वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो भाई करंट फ्लो होगी, जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट फ्लो होगी। उस करंट का जो है कि को कम करने के लिए लेंज लॉ लगेगा, और जो है कि रोटर अपने स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज कर लेगा। ये मोटर के केस में तो अपने स्पीड को क्या कर लेगा, ज्यादा कर लेगा। लेकिन जब लोड घटा जाए तो फिर जो है कि रेटिव मोशन होगा, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर करंट उत्पन्न होगी और अपने स्पीड को लो कर लेगा। तो वो काम करवाने का काम कौन करता है, वो काम ये डैम्पर वाइंडिंग ही है, जिसमें करंट उत्पन्न होती है, जिसमें करंट उत्पन्न होती है। और जो है कि ये
जो है कि उसको समस्या को दूर करता है। तो जो ये आपकी लोड बढ़ने के साथ स्पीड घट रही है, बढ़ रही है, उसको ही क्या बोलते हैं, हंटिंग बोलते हैं। लोड बढ़ने और घटने के साथ साथ जो आपका स्पीड घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हंटिंग बोलते हैं। तो ये हंटिंग की समस्या को समाधान करने के लिए कौन काम करता है, ये डैम्पर वाइंडिंग ही करता है। कौन करता है, डैम्पर वाइंडिंग ही करता है। एक चीज और कि मोटर के केस में जो डैम्पर वाइंडिंग है, स्टार्टिंग टार्क देने का भी प्रोवाइड करता है। आपको पता होना चाहिए, जिन भाइयों को नहीं पता होगा ये ध्यान रखेगा कि जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, सेमलेट आपका सिंक्रोनस मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन उसमें सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए जो है कि फेज स्प्लिटिंग का मेथड यूज करते हैं, लेकिन इसको जो है कि स्टार्ट करने के लिए आपको डैम्पर वाइंडिंग का ही प्रयोग काफी होता है। ठीक है, तो देखो भाई डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, मैं अभी आप लोगों को मेरे भाई बताया कि हंटिंग को खत्म करने के लिए। तो देखो तांबे के नुकसान को कम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। रिड्यूस बाइंडिंग लॉसेस, बाइंडिंग विंडेज लॉसेस, वायु हानि को कम करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड क्या है भाई, हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए, तो वही तुम बता रहा हूँ कि हंटिंग की समस्या को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पहला ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन के पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना चाहिए। तो क्या मैं बताया, संतुष्ट किया जाने का मतलब ये मेरे भाई कि वहीं जो आपके समांतर प्रचालन के मैं जो ही चार्ट वो बताया था ना कि ये कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो पहला क्या है, रेटिंग समान। देखो रेटिंग समान होने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग लिखा होता ना तब ये ठीक होता, तब ये ठीक होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेटिंग का मतलब पावर रेटिंग से है, तो ऐसा कुछ नहीं। पावर रेटिंग का मतलब ये है कि एक अल्टरनेटर सपोज दैट मैंने मान लिया 20 एमबीए का है, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा भी 20 एमबीए का हो। दूसरा जो है कि 5 एमबीए का, 25 एमबीए का, 38 एमबीए का, 150 एमबीए का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, उसका जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज वो जो है कि दूसरे वाले आउटपुट वोल्टेज, दूसरे वाले अल्टरनेटर के आउटपुट वोल्टेज के समान होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, पावर रेटिंग नहीं, वोल्टेज रेटिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। देखो फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, तो सही दिख रहा है, अच्छा बात है। सेकंड के लास्ट क्या, देखो रोटर इंपीडेंस मस्ट बी सेम, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटर इंपीडेंस मस्ट बी सेम, तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर, कि फेज सीक्वेंस शुड बी सेम, यानी आर आर से वाई, वाई से बी, बी से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर वाई से, वाई बी से, बी आर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो What is the speed of an alternator connected with a supply frequency of 50 हर्ट्ज rated voltage having 4 poles, यानी 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े हुए एक अल्टरनेटर की गति क्या है। तो इसके लिए तो मुझे नहीं लगता है किसी भाई को बहुत बड़ा दिक्कत होगा। सबको मैं कल से पिछली वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि एनएस इक्वल टू क्या होता है, 120 एफ अपन पी। ये सारे भाई लोग को पता होना चाहिए। चलो 120 इंटू एफ, एफ का मान क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और पी यानी पोल की संख्या क्या है 4। तो भाई कर लो, 4 3 12, 3 5 1500, 1500 आरपीएम, यानी रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट होगा। अगर यही चीज बोल देता आरपीएस, आरपीएस का मतलब ये होता है मेरे भैया राउंड पर सेकेंड, राउंड पर सेकेंड। तो उस कंडीशन में क्या करते आप भाई, कुछ नहीं करते, इसमें 60 का भाग दे देते और तुरंत जो है कि आप क्या क्या आ जाता 150 में भाई 60 का भाग दो कितना जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 6 25 25 हर्ट्ज, 25 आरपीएस तब आ जाता, 25 आरपीएस। तो ठीक है, आरपीएम और आरपीएस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। रोटेशन पर मिनट यानी 1 मिनट में कितना चक्कर काट रहा है, रोटेशन पर सेकंड यानी 1 सेकंड में कितना चक्कर काट रहा है। आप लोगों को पता होगा भैया कि 1 मिनट में ज्यादा चक्कर काटेगा, यानी 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं, और एक आरपीएस में जो है कि 1 सेकंड में बहुत कम चक्कर काटेगा, तो आरपीएस हमेशा छोटा होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हाट कंडीशन the two lamps become bright and one lamp dark during parallel of two alternator, यानी दो अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। तो देखो मैं अभी बताया था, एक जो है कि 3 डार्क लैंप मेथड बताया था, उसकी पूरी कहानी मैंने बताई थी आप लोगों को। लेकिन जो 2 डार्क और 1 जो है कि ब्राइट लैंप मेथड है, इसमें ये है
कि आप जो है कि दो जो डार्क लैंप होते हैं उनको जस्ट विपरीत डायरेक्शन में कनेक्ट करते हो, इसको एकदम राइट डायरेक्शन में कनेक्ट करते हो, और इस कंडीशन में यदि जो दो जो है कि डार्क हो जाए, जो दो जो है लैंप आपके डार्क हो जाए और एक जो है कि ब्राइट ही रहे, तो ये बताता है कि ये जो है कि फ्रीक्वेंसी सही है। क्या है? फ्रीक्वेंसी सही है। तो देखो यानी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सब सही है। तो 68 नंबर के ऑप्शन क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा? वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल यानी सही है, इस कंडीशन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई? राइट होगा। बाकी वोल्टेज एंड फेज सीक्वेंस आर इक्वल ऐसा कुछ नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा? फेज सीक्वेंस मस्ट बी, फेज सीक्वेंस शुड बी अनइक्वल। ठीक है, फेज सीक्वेंस बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी का होगा इसका भाई राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो भाई मैं पिछला वाला सब जो है कि इस चीज के बारे में आपको सब कुछ समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ। चलो अगला देखो। What cause the terminal voltage of an alternator reduced if the load increase? यानी यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। मैं तो अभी आपको मेरे भाई बताया कि लोड बढ़ता है तो टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होता है। टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होता है? तो मैं आपको अभी बताया कि भाई टर्मिनल वोल्टेज इसलिए कम होता है क्योंकि वहां पे आर्मेचर रिएक्शन होने लगता है। क्योंकि भाई जब आप लोड, जो कि आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होगी, जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होगी वो किससे कनेक्ट होगी? आप बोलोगे सर लोड से कनेक्ट होगी। जब लोड बढ़ेगा यानी करंट बढ़ेगी, लोड का करंट बढ़ेगा तो भाई आर्मेचर का करंट बढ़ेगा। जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आप बोलोगे सर आर्मेचर फ्लक्स भी बढ़ेगा। जब आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है भाई? आर्मेचर आपका रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो आर्मेचर क्या होगा भैया? रिएक्शन बढ़ेगा। तो देखो भाई कि यदि लोड बढ़ेगा तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज इसीलिए कम होगा भाई। आर्मेचर जब रिएक्शन बढ़ेगा तो आपको फाई रिजल्टेंट पता है कि जो फाई रिजल्टेंट होता है वो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर यानी जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है उसका जो कि रिजल्टेंट होता है। तो भाई आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा तो फाई ए बढ़ेगा। फाई ए बढ़ने का मतलब क्या है? आप सपोज दैट पहले ये 50 था, आज जो ये जो है कि फाई ए जो है कि 10 था, तो 40 टोटल आ रहा था। लेकिन आज जो है कि लोड बढ़ गया तो जो है करंट बढ़ गई, करंट बढ़ गया तो आर्मेचर फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ने से जो है कि सपोज दैट 20 हो गया। तो 50 माइनस 20 करोगे तो भाई 30 ही आने वाला है, यानी आपका फ्लक्स घट जाएगा। जब फ्लक्स घट गया रिजल्टेंट तो ईएमएफ तो जाहिर सी बात है घटेगा, क्योंकि ईएमएफ जो है कि फ्लक्स पर ही तो डिपेंड करता है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई आपका राइट आंसर। अगला देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन एसी जनरेटर? यानी एसी जनरेटर, यानी एसी जनरेटर का मतलब ही सिंक्रोनस जनरेटर या फिर आपका अल्टरनेटर, वही चीज सेम चीज में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग क्यों होता है? तो मैं आपको बताया कि जो आपका हंटिंग इफेक्ट होता है उसको समाप्त करने के लिए। तो दोबारा जो है कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का। दोबारा जो है वही क्वेश्चन है, भाई हंटिंग इफेक्ट को समाप्त करता है। हंटिंग का मतलब क्या होता है मैं ये भी बता दिया भाई कि लोड बढ़ेगा तो जो है कि टर्मिनल वोल्टेज घटेगा, लोड जो है कि घटेगा तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा। तो जो है कि लोड का वेरिएशन होना, तो शाफ्ट की जो है कि आपकी स्पीड में जो है कि वेरिएशन होना क्या कहलाता है? हंटिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या भाई राइट आंसर। अगला देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन रहा, देखो व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्टरनेटर? यानी जो अल्टरनेटर दिया गया उसका क्या नाम है? तो देखो भाई सिलेंट पोल होता, तो आप लोगों को पता है सिलेंट पोल का चित्र कैसा होता है, मैं बता दिया। सिंगल फेज अल्टरनेटर ये भी नहीं है, थ्री फेज अल्टरनेटर ये भी नहीं है, तो बचा ये ब्रशलेस अल्टरनेटर। देखो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को 2-4 मिनट लेक्चर दूंगा, समझो थोड़ा सा। वही चित्र यहाँ पे था, मैं वही चित्र बनाया हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है, अभी तक आप लोग जितना भी जनरेटर पढ़े हो, चाहे मोटर पढ़े हो, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, स्टेपर मोटर, सिंगल फेज जो है कि इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर जनरेटर, जितना भी पढ़े हो उसमें आप इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो उसके एक कंडीशन पढ़े हो कि जो है कि एक जो है कि कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? कंडक्टर। कंडक्टर के बाद जो है कि मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा क्या होना चाहिए भैया? इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। यही आप जब पढ़े हो, आप बोलोगे हाँ सर ईएमएफ इंड्यूस्ड करने का यही तो कंडीशन है कि कंडक्टर और जो है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो है कि आपका रिलेटिव मोशन।
तो जनरेटर में डीसी जनरेटर मोटर हो गया या फिर आपका इंडक्शन मोटर जनरेटर हो गया, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि जो फील्ड होता है, जो फील्ड होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। जो कंडक्टर यानी आर्मेचर होता है वो क्या होता है, घूमता हुआ होता है, यानी रोटेटिंग होता है। ठीक है, लेकिन जो अल्टरनेटर होता है इसमें जस्ट विपरीत होता है। मैं बता दिया कि आपका इसमें जो फील्ड फील्ड होता है वो घूमता है और आर्मेचर जो है कि स्थिर रहता है। ये सारे जो है कि जनरेटर मोटर की कहानी है। लेकिन आपके सामने जो ये रखा है मेरे भाई ब्रशलेस अल्टरनेटर, ये बड़ा अजीब टाइप का है। अजीब टाइप का कहने का मतलब ये है कि इसमें दोनों चीज होता है। दोनों चीज होने का मतलब ये है कि एक साइड इस वाले भाग में जिसको आप एक्साइटर फील्ड, यहाँ पे लिखा है एक्साइटर फील्ड, एक्साइटर आर्मेचर, एक्साइटर फील्ड, यहाँ पे फिर एक साइड यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन आर्मेचर, मेन फील्ड और मेन आर्मेचर। तो इसमें क्या होता है, इस वाले भाग में जो आपकी फील्ड होती है वो स्थिर होती है और आर्मेचर जो है कि रोटेटिंग होता है। लेकिन यहाँ पे आर्मेचर, इस वाले भाग में आर्मेचर फिक्स होता है, इस वाले भाग में आर्मेचर फिक्स होता है, लेकिन जो कि आपकी जो मेन फील्ड है वो रोटेटिंग होती है। यानी इसमें ये आपसे पूछ दे वह कौन सा जनरेटर यानी अल्टरनेटर है जिसमें फील्ड और रोटर, फील्ड और आर्मेचर दोनों रोटेटिंग और दोनों जो है कि स्थिर होता है, तो वो किसमें होता है, यही है भाई, ब्रशलेस अल्टरनेटर। क्या होता है, ब्रशलेस अल्टरनेटर। और इसकी थोड़ा सा मैं संरचना आपको बताया हूं। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप जो है कि थ्री फेज सप्लाई इसमें देते हो, इस मेन एक्साइटर एक्साइटर आर्मेचर में, तो यहाँ पे जो है कि आपकी फील्ड जो है कि फील्ड जनरेट होता है, फील्ड जनरेट होने के बाद जो है कि फ्लक्स जनरेट होता है, यानी और उसके बाद वोल्टेज उत्पन्न होता है। वो वोल्टेज किसको जाता है, मेन फील्ड को जाता है। किसको जाता है भाई, मेन फील्ड को जाता है। और जो मेन फील्ड होता है वो जो है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, तो वहां फ्लक्स जनरेट होता है और ईएमएफ उत्पन्न होता है, और जो कि आपके आर्मेचर में करंट फ्लो होती है, उस आर्मेचर के करंट से आप जो है कि बाहर जो है कि सप्लाई लेते हो। ये इसका मतलब ये इसमें दोनों काम हो रहा है। उसी चित्र को यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को दर्शाया हूं कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्साइटर आर्मेचर, यानी ये वाला एक्साइटर आर्मेचर में जो आप जब आप सप्लाई दोगे तो ये जो है कि थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और ये किससे कनेक्ट है, डायोड सर्किट से। किससे, डायोड सर्किट से। और ये फिर किस में जाएगा, इसका आउटपुट मेन फील्ड को जाएगा। ये हमारा मेन फील्ड लिखा हुआ है, तो मेन फील्ड यहाँ पे आपका है, ये क्या है आपका मेन फील्ड, मेन फील्ड को जाएगा। फिर मेन फील्ड के बाद जो है कि आपका यहाँ पे देखो मेन आर्मेचर है। क्या है भैया, मेन आर्मेचर। तो यहाँ पे आपका मेन आर्मेचर है और इस आर्मेचर के थ्रू आपको जो है कि सप्लाई फिर मिलने लगेगी, आपको जो है कि सप्लाई फिर मिलने लगेगी। तो ये है आपका ब्रशलेस अल्टरनेटर। ब्रशलेस अल्टरनेटर का मतलब ये है, देखो कि आप जो है डीसी, ये क्या होता है आपका जो एक सेकेंड, ये आपकी जो होती है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मोटर और डीसी मोटर दोनों का सेट होती है। सिंक्रोनस मोटर और दिनों इधर इधर सिंक्रोनस मोटर, इधर डीसी जनरेटर, सॉरी डीसी मोटर नहीं, डीसी जनरेटर, इन दोनों का सेट होती है। ठीक है, तो ये आपका ब्रशलेस जो है कि अल्टरनेटर, इसमें आपको किसकी जरूरत नहीं होती, ब्रश की जरूरत नहीं होती। देखो यहाँ पे किसी भी ब्रश की जरूरत पड़ी क्या, आप बोलोगे नहीं सर, ब्रश और स्प्रिंग की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बाकी तुमको जरूरत पड़ता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो भाई, चलो कैलकुलेट द स्पीड इन आरपीएस ऑफ 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर, यानी 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की आरपीएस में आपको गणना करनी है, फाइंड आउट करनी है उसकी गति। तो आपको मैं बताया नहीं हूं कि ns इक्वल टू 120 f अपान p। आप बोलोगे जी सर, तो 120 इंटू एफ का मान कितना, 50 हर्ट्ज, पोल का मान आपको दिया है 2, यहाँ पे करोगे 6 6 पचे 30, 3000 आरपीएम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और गलत आंसर। ऑप्शन नंबर डी में है और गलत आंसर है। आप बोलोगे सर क्यों गलत आंसर है, मेरे भाई क्या मैं क्वेश्चन में आरपीएस पूछा है, आपने आरपीएम निकाला राउंड पर मिनट, क्या मैं राउंड पर मिनट को राउंड पर सेकंड में बदलने के लिए नहीं सिखाया हूं। आप बोलोगे सर बिल्कुल सिखाया है, भाई बिल्कुल सिखाया, तो इसमें 60 का भाग देना भी मैंने सिखाया है। आप करोगे 300/6,
300/6 को भाग दोगे आएगा 50 आरपीएस, यानी 1 सेकेंड में 50 राउंड मारता है आपका ये अल्टरनेटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो ऐसे ही सारे भाई लोग गलत करके आओगे, आरपीएस पूछेगा, आरपीएम मार के आओगे, ध्यान रखना। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर? इसमें पूछ रहा है कि देखो अभी मैं बताया कि जितने भी इंडक्शन मोटर जनरेटर हो गया, डीसी जनरेटर मोटर हो गई, उसमें आपका फील्ड स्थिर रहता है, आर्मेचर रोटेट करता रहता है। लेकिन जस्ट इसका विपरीत होता है अल्टरनेटर में। इसमें क्या रहता है, आपकी आर्मेचर जो है कि स्थिर रहती है, ठीक है, लेकिन आपका जो फील्ड है वो रोटेट करता रहता है। तो वही पूछ रहा है भैया ऐसा है तो उसका फायदा क्या है? वही फायदा क्या है? तो भाई फायदा देखो ये है कि जैसे आपने एक अल्टरनेटर बना दिया, इस पे जो है कि फील्ड सॉरी आर्मेचर बाइंडिंग कर दिया, और ये जो है कि आपका मैंने मान लिया कि आपका जो है एक रोटर है। तो आप जब ये रोटेट करेगा तो भाई देखो इस पे अगर आप जो है कि आर्मेचर बाइंडिंग करते तो इसका एरिया कम है, क्षेत्रफल कम है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल एरिया कम है। जब भाई जगह कम है तो तार उसमें यानी जो बाइंडिंग होगी उसकी संख्या भी कम होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल कम होगी। भाई जब बाइंडिंग संख्या कम होगी तो आप समझो कि जब बाइंडिंग संख्या कम होगी तो फ्लक्स कम जनरेट होगा और ईएमएफ आपको कम मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है कि इस पे करो, आप जो है कि बाहरी वाले भाग यानी स्टेटर पे बाइंडिंग करो तो उसमें एरिया ज्यादा मिलेगा। एरिया ज्यादा मिलेगा तो जो है कि ज्यादा कंडक्टर उसमें अवेलेबल हो पाएंगे, ज्यादा कंडक्टर अवेलेबल हो पाएंगे तो भाई ईएमएफ भी ज्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो पहला फायदा ये रहा, पहला फायदा ये रहा। दूसरा फायदा ये कि अगर आप जो है कि इस पे आर्मेचर बाइंडिंग करते तो इससे आउटपुट लेते आप कम से कम आर वाई भी 3 ठो आउटपुट लेते। अगर आप न्यूट्रल भी लेते तो 4 ठो। तो आपको आउटपुट लेने के लिए जो है कि 3 या फिर जो है कि 4 आपको स्लिप रिंग की जरूरत पड़ती। आप बोलोगे हाँ सर जब आउटपुट लेंगे तो स्लिप रिंग से ही लेंगे ना, आप बोलोगे हाँ सर। तो भाई 3 या 4 की जरूरत पड़ती। लेकिन जब आप इस पे जब एक सेकंड जो है कि सॉरी जो है कि इसमें तो मतलब 3 मतलब 3 जो है कि आप डायरेक्टली ले लेते हो ना। इस पे जो है कि आप 3 या फिर 4 भी लेते हो, डायरेक्टली लेते हो। लेकिन आपको पता है कि जब आप जो है कि इसके रोटर पे सप्लाई देते हो, डीसी सप्लाई जिसको आप एक्साइटर बोलते हो, तो एक्साइटर को सप्लाई देने के लिए आपको 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। आप बोलोगे हाँ सर। अब अगर आप इससे देते, आप इस पे जो है कि सप्लाई देते तो आपको कम से कम 3 या फिर 4 या फिर अगर 3 भी मानो तो 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती। तो भाई कास्ट बढ़ती कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर कास्ट बढ़ जाती। तो भाई कास्ट को हमको इंक्रीज नहीं करना है, कास्ट को हमको डिक्रीज करना है। तो ये फायदा होता है। ठीक है, अगला क्या फायदा है? फायदा ये मेरे भाई कि अगर आप मेरे भाई अगर इस पे करते, इस पे आर्मेचर बाइंडिंग इस पे आर्मेचर बाइंडिंग करते इसके रोटर पे, जब इस पे रोटर पे आर्मेचर बाइंडिंग करते तो भाई जब तार बहुत ज्यादा होता, तार बहुत ज्यादा होता तो रोटेट करता तो भाई उसका जड़त तो बहुत ज्यादा होता। तो भाई उसको घुमाने के लिए और ज्यादा जो है कि आपको मैकेनिकल यानी प्राइम मूवर की आवश्यकता यानी फोर्स की आवश्यकता होती। तो ये घाटा है। इस पे है तो भाई इसका काम क्या है? इसका काम ही तो है सिर्फ जो है कि फ्लक्स जनरेट करना। थोड़ा सा बहुत ज्यादा जो है कि इस पे बाइंडिंग की नहीं जाती। तो ये इससे सारे क्या है इसके फायदे होते हैं। ठीक है, तो देखो भाई भाई पूछ रहा है कि अल्टरनेटर का उपयोग जब रोटेटिंग फील्ड का करते हो यानी जो फील्ड हो तो है वो रोटेट करता है तो क्या फायदा है? तो देखो पहला है कि क्षेत्र में दोष का पता लगाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान होता है? नहीं, ये इसमें आसान होता है। लोड आपका यहाँ से स्थिर जो आपका स्टेटर है वहां से निकलता है, इस पे आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है और यहाँ से करना आसान होता है, यहाँ से करना आसान नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला देखो, इजी टू डिसिपेट द हीट रनिंग ड्यूरिंग रनिंग, यानी जब आपकी रोटेट करती है उसके दौरान गर्मी को फैलाना, ये भी गलत आंसर है। तो अगला क्या है? टू स्लीप रिंग ओनली रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली ऑफ नंबर ऑफ फेज, यानी फेज की संख्या कुछ भी हो केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। मैं बताया ना कि इसको एक्साइटर से जोड़ते हैं जो कि पोल जनरेट करने का काम करता है और डीसी सप्लाई देते हैं आप रोटर को। तो सिर्फ और सिर्फ एक जो है प्लस एक और माइनस सिर्फ 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। चाहे फेज की संख्या आप यहाँ पर 3 रखो 6 रखो उससे मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है, यानी केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी चाहे फेज की संख्या कुछ भी हो। अगला देखो, व्हाट इज द इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट इन अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर में फील्ड एक्साइटेशन करंट को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या मैं आप लोगों को नहीं बताया
क्या मैं आप लोगों को नहीं बताया कि जो फील्ड करंट बढ़ेगी भाई, जब फील्ड करंट बढ़ेगी तो ध्यान देना कि फील्ड करंट बढ़ेगी तो क्या आएगा, फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा। जब फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा तो जो आर्मेचर रिएक्शन है इसको क्या करेगा, तो कम करेगा, तो आपका जो है कि रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाएगा तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, ईएमएफ बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, लोड बढ़ने के साथ, यानी वो डीमैग्नेटाइज करता है तभी तो होता है। तो ज्यादा मैग्नेटाइजिंग को बढ़ाने का काम कौन करता है, फील्ड करंट। यानी आप फील्ड करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजिंग बढ़ेगी और डीमैग्नेटाइजिंग क्या होगा, घटेगा। तो वही दिया है देखो, अल्टरनेटर में फील्ड करंट बढ़ाने से क्या होता है कि प्रिवेंट मैग्नेट डीमैग्नेटाइजिंग, यानी जो डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, सुधारने के लिए, तो यानी या फिर कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर एक है भाई राइट आंसर। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, 150 सर्किट ये भी कुछ नहीं, अल्टरनेटर वाइंडिंग भी ओवरलोडेड ये भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या है भाई, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर एक है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो। कैलकुलेट द पिच फैक्टर फॉर वाइंडिंग हैविंग 36 स्लॉट स्टेटर स्लॉट 4 पोल विथ एंगल अल्फा इज 30 इन अल्टरनेटर। यानी एक अल्टरनेटर में 30 डिग्री अल्फा कोण के साथ, जिसको आप स्लॉट एंगल बोलते हो, अल्फा क्या है भाई, स्लॉट एंगल, उसमें 36 स्टेटर स्लॉट हैं। तो जो है कि आपका क्या होगा, पिच फैक्टर। देखो पिच फैक्टर के लिए बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि पिच फैक्टर क्या होता है, कास अल्फा बाई 2 होता है। कास अल्फा बाई 2 होता है, जिसको अल्फा इक्वल टू क्या होता है, स्लॉट एंगल होता है। क्या होता है भाई, स्लॉट एंगल होता है। या फिर पिच फैक्टर अगर ये ना दिया हो तो पिच फैक्टर का फार्मूला एक और है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ भी शॉर्ट पिच वाइंडिंग बटे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, ये होता है पिच फैक्टर का फार्मूला। तो खैर अगर जिसको नहीं पता हो तो ये लिख लेगा। तो इसमें दे दिया है अल्फा का मान, तो सोचना ही नहीं है। तो देखो भाई, देखो क्या होता है, कास अल्फा बाई 2, कास अल्फा का मान दिया 30 डिग्री, 30/2, इसको क्या करोगे, कास आपका 30 डिग्री, और सॉरी कास 15 डिग्री, और कास 15 डिग्री का मान होता है 0.9659। ये होता है कास 15 डिग्री का मान। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो। देखो, व्हाट इज द काज फॉर हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का क्या कारण है। तो मैं आपको क्या नहीं बताया हूं कि बार बार लोड बदलेगा, कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, तो उसको ही क्या बोलते हैं आप, हंटिंग बोलते हो। तो ये क्या होता है, बार बार लोड के चेंज होने से। तो पहला क्या है, ओवरलोड के कारण। देखो ओवरलोड के कारण का मतलब कि होगा, नो डाउट होगा, ओवरलोड हो गया तो हंटिंग होगा। लेकिन वो हमेशा बना रहा है तो फिर हंटिंग खत्म हो जाएगा तुरंत। क्या वो हंटिंग खत्म हो जाएगा, क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई हंटिंग को खत्म करने के लिए आप जो है कि अल्टरनेटर में प्रयोग करते हो डैम्पर वाइंडिंग, और जो डैम्पर वाइंडिंग है उसमें जो है कि करंट उत्पन्न होगी और जो है कि लेंथ ला लगेगा और अपनी स्पीड को मेंटेन कर लेगा, तो हंटिंग खत्म कर लेगा। तो ये ठीक है, लेकिन जो है कि अगर देता है कि लोड कम हो जाए तब पर भी वो भी सही होता। तो लोड बढ़ने और घटने के साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर एक क्या गलत है, देखो बिना लोड के चल रहा है तो कोई बात, जब बिना लोड के चल रहा है तो कहाँ के हंटिंग भाई, हंटिंग तभी होगी जब लोड लगा रहेगा। अगला देखो, गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है। देखो गति के उतार चढ़ाव के साथ ये सही होता है कब, इन द सेंस ऑफ मोटर, मोटर के केस में। तो ये भी गलत है। अगला क्या है, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड, वही मैं बता रहा हूँ ना कि कंटिन्यूअस यानी बार बार लोड जब चेंज हो रहा है, उस बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, आपका हंटिंग इफेक्ट होता है। वही कंडीशन क्या कहलाता है, हंटिंग इफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो। Calculate the voltage regulation in percentage if the load is removed from an alternator, the voltage rise from 480 voltage to 660 voltage। यानी बोल रहा है कि यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो उसका जो वोल्टेज है वो 480 से 660 तक बढ़ जाता है। यानी जो नो लोड वोल्टेज है वो 660 वोल्टेज है, यानी एट द नो लोड कंडीशन। लेकिन जो फुल लोड वोल्टेज है वो कितना है, आप बोलोगे 480 वोल्टेज है। क्या है भैया, 480 वोल्टेज।
क्या मैं कल जो है कि वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला नहीं बताया था कि जो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, ये मैंने कल बताया था जो है कि अल्टरनेटर के लिए। और जो है कि ट्रांसफार्मर के लिए भी मैं बताया था कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड बटे यहाँ पे नो लोड वोल्टेज हो जाएगा। किस कंडीशन में? ट्रांसफार्मर की कंडीशन में। ठीक है, चलो देखो तो यहाँ भाई अपना ट्रांसफार्मर तो है नहीं, अल्टरनेटर है। तो 660 माइनस 480 बटे 480 गुड़े 100, आप यहाँ पे करो क्या आ जाएगा 081, 180 बटे 480 गुड़े 100। ठीक है, ये कट गया 36 18 6 48, क्या आएगा भाई 300 बटे 8, और 300 बटे 8 करो क्या आ जाएगा 8 त्रिक का 24 8 चौक 32, 8 त्रिक का 24 6 शून्य 8 56 8 पचे 40, 37.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई राइट आंसर। मुझे नहीं लगता भाई किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत हुआ होगा, कोई रटने वाली चीज है। फार्मूला है, फार्मूला पर रखो, हल करो, आंसर आपके हाथ में रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर, यानी जो चित्र में दिया गया वो उस कन्वर्टर का क्या नाम है। देखो भाई कन्वर्टर का मतलब समझ जाओ, पहली बात कन्वर्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपका रेक्टिफायर भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्टर भी है। कन्वर्टर बड़े लेवल पे होता है, यूज होता है। ठीक है, तो देखो अब ऐसा नहीं है कि जो कन्वर्टर आप यूज कर रहे हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, कई प्रकार के कन्वर्टर होते हैं। देखो ऑप्शन में भी दिया है, मेटल रेक्टिफायर कन्वर्टर होता है, रोटरी कन्वर्टर होता है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर होता है, सिलिकॉन कंट्रोल एंड डायोड रेक्टिफायर होता है। तो ये जो चित्र में आपको दिया है, देखो यहाँ पे दिया, ये क्या है एससीआर का चिन्ह है। जिस भाई को नहीं पता होगा एससीआर का चिन्ह ये होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एससीआर का ये चिन्ह होता है, किसका चिन्ह भैया ये एससीआर का। ठीक है, तो भाई देखो थ्री फेज यहाँ पर सप्लाई है, जो है कि आपका जो है कि ब्रिज टाइप जो है कि आपका एससीआर भी लगा हुआ है। तो ये किस टाइप का भाई सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी एससीआर टाइप का रेक्टिफायर है। ऑप्शन नंबर डी क्या भाई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या भाई राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर, यानी अब देखो ये चित्र में दिखाया गया कि ये कौन सा कन्वर्टर है, चित्र में दिखाया गया है कि ये कौन सा कन्वर्टर है। तो इसमें देखो भाई ये आपकी थ्री फेज सप्लाई है, क्या भैया ये यहाँ पे आपकी एक सेकंड, ये आपकी थ्री फेज सप्लाई है, कौन सी है एसी सप्लाई है। और ये जो है ये पूरा आपका क्या है आर्मेचर है, क्या भाई आर्मेचर है। और जिसको आप रोटर भी बोलते हो, क्या बोलते हो आर्मेचर भी है और रोटर भी, यानी ये घूमने का काम करता है। और ये आपका पूरा स्टेटर है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है पूरा स्टेटर है, क्या भैया स्टेटर है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, ये आपका स्टेटर हो गया। और ये आपकी जो है कि कम्यूटेटर हो गई, यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है, यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। तो जब आप जो है कि थ्री फेज सप्लाई देते हो, थ्री फेज सप्लाई देने के बाद जब आपकी जो है कि ये कन्वर्टर जो है कि घूमता है, तो जब घूमने लगता है तो आपको पता है ये जो आपकी कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर ही तो एक ऐसा जो है कि आपका पार्ट होता है, एक सेकेंड, कम्यू कम्यूटेटर ही एक आपका ऐसा पार्ट होता है जो कि एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये जो है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका कौन सा भाई रोटरी कन्वर्टर, कौन सा भाई रोटरी कन्वर्टर यानी घूम करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो वाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर्स ऑपरेशन, यानी सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपको मैं बता दिया हूं कि भाई आपकी जो रोटर होती है उस पर जो है कि फील्ड वाइंडिंग की जाती है और उसको एक्साइट करने के लिए आप जो कि डीसी सप्लाई देते हो। तो वहीं पूछ रहा है कि डीसी सप्लाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भाई ध्यान रखना कि डीसी सप्लाई की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब आप उसमें डीसी सप्लाई दोगे तो जो है कि एक जो कि पोल जनरेट होगा, वो क्या होगा पोल जनरेट होगा। और जो पोल यदि आप जो है कि वो मोटर यदि घूम रहा है तो जिस स्पीड से घूमेगा आप उसको एनएस बोलोगे, जिसको आप हिंदी या फिर इंग्लिश बोलते हो सिंक्रोनस स्पीड या फिर तुल्यकाली गति। क्या बोलते हो भाई सिंक्रोनस स्पीड या फिर तुल्यकाली गति। तो वो होती है, तो वो क्यों होती है कि जब सिंक्रोनस स्पीड से आपका जो है कि रोटर घूमने लगता है और स्टेटर पे जो बाइंडिंग है उसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है एक दूसरे से लॉक कर जाते हैं, तो जो कि आपका रोटर कंटिन्यूअसली घूमने लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है भाई सिंक्रोनस स्पीड को बनाए रखने के लिए।
ठीक है, देखो रिड्यूस हानि को हम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में मोटर को स्टार्ट करने के लिए नहीं, देखो मोटर को मैंने बताया कि शुरू में मोटर को स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। अगला क्या है, रन द मोटर विथ ओवरलोड, ओवरलोड के साथ मोटर को चलाने के लिए ऐसा कुछ नहीं भाई, लोड हो या फिर ना हो, भाई ध्यान रखना, जो सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है, इसको एक बड़ा ही प्यारा नाम लोगों ने दिया है, जिसका नाम है डबली एक्साइटेड मोटर। क्या नाम है भैया, डबली एक्साइटेड मोटर। आप बोलोगे सर डबली एक्साइटेड मोटर इसका क्यों नाम है, मैं आपको बताया हूं मेरे भाई कि जो ये सिंक्रोनस मोटर है एक एसी मोटर है, इसका मतलब ये है कि एसी पे वर्क करेगी, लेकिन आपको इस पे फील्ड को जनरेट करने के लिए, फील्ड पोल को जनरेट करने के लिए रोटर पे सप्लाई देते हो, यानी डीसी सप्लाई भी देते हो। इसका मतलब यह है कि एसी और डीसी दोनों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबली एक्साइटेड मोटर। क्या बोलते हैं भैया, डबली एक्साइटेड मोटर। तो ओवरलोड हो या फिर लोड हो तो ये गलत ऑप्शन है। क्या है लास्ट ऑप्शन, रन द मोटर सिंक्रोनस स्पीड, यानी मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर गति कराने के लिए ही आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर। चलो, तो मुझे लगता है कि भाई आप लोग काफी उब भी गए होंगे, और मुझे लगता है सवाल भी लगभग खत्म हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो है काफी समझाने की कोशिश किया हूँ, और आप जो है कि आपके पास काफी अभी टाइम ज्यादा है, अभी पेपर तो काफी टाइम बाद होगा, लगभग फिर टाइम है 1.5-2 महीने जो भी है, 3 महीने जो भी। तो आप क्या करो, थोड़ा सा बुक वगैरह पढ़ो, और यहाँ से मैं आपको जो है कि काफी कराने की कोशिश ही किया हूँ, ठीक है। तो थियरी आप पढ़ोगे तो ये जो है कि एमसीक्यू जो है कि काफी बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास के साथ और नई ऊर्जाओं के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद भाई, चलो।